हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें जो सामान्य विज्ञान यानी कि जो साइंस का लेवल है, वो अच्छा खासा पूछा जा रहा है आरआरबी के द्वारा। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए एक सेट तैयार किए हैं, जो कि जो परीक्षाएँ हो चुकी है उनके आधार पर उनको एनालिसिस करके, जो पीछे एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनको एनालिसिस करके आने वाले शिफ्टों में हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है कि आरआरबी के द्वारा पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का हम 100 प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप लोग उसको देख कर जाएँगे तो वहाँ से निश्चित है कि 2-3 या 4 प्रश्न आपके फँस जाएँगे। एक वीडियो से अगर 4 प्रश्न फँस जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? एक वीडियो अगर आपका 30 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट का वीडियो है, अगर 4 प्रश्न आपका फँस जाता है, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी बात है। तो इस इस पार्ट को आप इस सेट को देख कर जाइए, जिनका आने वाले आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उसको जो है कि उन लोगों के लिए यह बहुत रामबाण जो है कि काम करेगा। तो आइए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। और यह 100 प्रश्नों का सेट है, ठीक है? 100 प्रश्नों का सेट है। आप लोग इसमें आप देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों को नहीं सही कर पा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा, ठीक है? तो देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है, यह बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट था, भारत का प्रथम उपग्रह। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, 3 प्रश्न आया जिसमें कि शुक्र ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल क्या दिया है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, टाइटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आगे कौन सा प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुध और शुक्र बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह बुध है। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 1.3
1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग, क्या है? यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन 14 डेटिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन 14 डेटिंग विधि से। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो यह 9.46 इंटू 10⁻12, 9.46 इंटू 10⁻12, 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और सबसे छोटी इकाई फर्मी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो यह है नॉटिकल मील, नॉटिकल मील है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट्स ओपेन हाइमर, जे रॉबर्ट्स ओपेन हाइमर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो यह हो जाएगा, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड, परमाणु के नाभिक की खोज। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किए थे, क्वेश्चन नंबर 34 है, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो सर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक। भारी जल का अणु भार कितना होता है? भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो यह होता है 20। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न देखिए, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो पारा का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार, सिनेबार पारा का मुख्य अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोना किस अम्ल में घुलता है? सोना अम्लराज में घुलता है, अम्लराज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अम्लराज में सोना घुल जाता है, एक्वा रीजिन बोलते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट के बराबर होता है, शुद्ध सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसका मिश्रण होता है? क्वेश्चन 42, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम और निकिल, लोहा, क्रोमियम और निकिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टाका, शोल्डर जिसे बोलते हैं, शोल्डर किसका मिश्रण होता है? टाका किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है टाका, सीसा और टीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है?
सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। सबसे हल्की, सबसे भारी और सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। 47 का सी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। सबसे हल्की धातु, अभी 3 प्रश्न आपके सामने आए हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। द्रव धातु कौन कौन सी है? द्रव धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगा पारा। पारा, द्रव धातु पारा है। द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु यह हो जाएगा ब्रोमीन। द्रव अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह हीलियम भरी जाती है। गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनिन। क्लोरोएसिटोफिनिन फिनोनो फिनोन क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसने वाली गैस लॉफिंग गैस का गैस किसे बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस बोला जाता है। N2O, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जल की शुद्धता किससे मापी जाती है? जल की जो शुद्धता होती है वह किससे मापी जाती है? क्लोरीन द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, सबसे शुद्ध जल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मार्स गैस किसे बोला जाता है? मार्स गैस किसे बोला जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस बोला जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस बोला जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब में आर्गन होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोई गैस सिलेंडरों में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल, रेटिनॉल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न, स्वकर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्वकर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वकर्वी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी मुख्य स्रोत सूर्य है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। टेकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यह विटामिन शब्द जो है फंक के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक थे फंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, और दूध का पीएच मान होता है 64 होता है, और जो 7 होता है जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है, दूध का 6.4 होता है। आगे देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है दूध का पीएच मान, ठीक है। दूध का पीएच मान 6.4। शुद्ध जल का पीएच मान अभी आपको हम बताए हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है, 7 होता है। आगे देखिए, आगे देखिए सिरके, सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से 3 के बीच होता है सिरके का पीएच मान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिरके का पीएच मान। अगला प्रश्न क्या है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना, 2.2 से 2.4 तक होता है नींबू के रस का पीएच मान। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो यह हो जाएगा फीमर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो यह स्टेपिस हो जाएगा, नाक कान की हड्डी, कान की हड्डी स्टेप्स, स्टेप्स हो जाएगा, 83 का कान का हड्डी हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की 639 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यह होती है 639, 639, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या दिया है, 85 क्वेश्चन नंबर है, 72 बार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 72 बार। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण है पेस मेकर, क्या बोलते हैं, पेस मेकर। अगला प्रश्न देखिए, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कौन सा है। तो स्फिग्नोमीटर बोला जाता है, रक्तचाप चाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था, बैटिंग एवं बेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। 89 है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है। तो यह लाइसोसोम को बोला जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आगे देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। आगे देखिए, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों का हरा रंग, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों का हरा रंग, सॉरी, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है, पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोजन बनाना है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इससे दूध की शुद्धता मापी जाए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस इस्पात में होती है, ठोस इस्पात में होती है, ऑप्शन बी डी करेक्ट है, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट और 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हो जाएगा, क्या है, एक एक अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है। एक अश्व शक्ति 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। देखिए, एक क्या दिया है, 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 500 वाट, 1000 वाट, और 746 वाट, और 100 वाट। 4 ऑप्शन दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और एक नए सेट के साथ। तब तक आप अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।